नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 24 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक बार फिर से बातचीत अटक गई है और इस बार डोनाल्ड ट्रंप की जो जिद है उस जिद को ईरान मानने को तैयार नहीं है और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप फिर से धमकाना शुरू कर चुका है। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में बहुत बुरी तरीके से मुंह की खा रहा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बहुत डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि पूरा मिडिल ईस्ट टेंशन में है। जी हाँ, पूरा मिडिल ईस्ट टेंशन में है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में भी बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। और साथ ही यूक्रेन और रशिया को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे डिटेल में। और साथ ही वेस्ट बैंक को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने खतरनाक प्लान बनाया है। मतलब गाजा और लेबनान का मुद्दा तो चल ही रहा था, अब वेस्ट बैंक का मुद्दा भी बहुत जोरों शोरों के साथ आगे बढ़ रहा है और बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। अब ये वजह कौन सी है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसको भी डिटेल बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन घटनाओं के बारे में आपका जानना जरूरी है और उन तमाम घटनाओं के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जिसको देखने के लिए आपको अलग अलग चैनलों पे जाना पड़ता है, आप घंटों का वक्त जाया करते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में हम पूरी दुनिया की खबर आपको बताते हैं। इस वजह से अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि भाई हमारा जो ये बड़ा सा परिवार है ये परिवार कहां तक पहुंचा हुआ है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम अपडेट निकल के सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकाना शुरू कर दिया है। दरअसल हुआ क्या कि ईरान ने ये बात बोली थी और मैंने आपको बताया था जब जेडी वेंस ने कहा था कि IAEA जो है, जो पूरी दुनिया में घूम घूम के ये चेक करता है कि कौन से देश के न्यूक्लियर प्लांट में कितना रेडिएशन है, कौन सा देश न्यूक्लियर वेपन बना रहा, कौन सा देश कितना यूरेनियम इनरिच कर रहा है, ये तमाम चीज़ें ये IAEA जो है ये घूम घूम के चेक करता है। ये इंटरनेशनल संगठन है और इसको अधिकार होता है कि ये जाके चेक करे। ईरान को जब न्यूक्लियर वेपन के बारे में सवाल पूछा गया कि भाई साहब क्या आप न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, तब ईरान ने कहा था एक बार कि आप IAEA को भेज दें और हम चेक करवा लेंगे कि भाई साहब हमारे यूरेनियम कितना एनरिच है, क्या है, पूरी दुनिया को जवाब मिल जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि IAEA आता है, आने के बाद चेक करता है और चेक करने के बाद IAEA का जो चीफ है वो खुद अपने स्टेटमेंट में बताता है कि जो नतांज साइड है, जो इफ्साइन साइड है, वहाँ पे कोई भी रेडिएशन ऐसा नहीं मिला, कोई भी इनरिच यूरेनियम ऐसा नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अब ध्यान दीजिए कि IAEA की चीफ ने ये तो बताया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा, लेकिन इसके साथ ही IAEA के चीफ ने लोकेशन भी रिवील कर दी। अब जब लोकेशन रिवील की, इसी के 10 से 12 दिन बाद ही इजराइल वहां पे स्ट्राइक कर देता है और वहां पे डैमेज हो जाता है। इसके जस्ट बाद कई मरतबा ऐसा हुआ कि IAEA की चीफ वहां पे इंस्पेक्ट करने आते हैं और इंस्पेक्शन के दौरान वो बार बार लोकेशन रिवील करते हैं और बार बार वहां पे इजराइल हमला करने की कोशिश करता है। और इस बार भी ईरान ने जब परमिशन दी थी तभी मैंने कहा था कि ईरान बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ईरान को परमिशन नहीं देनी चाहिए। बहरहाल ईरान ने बाद में परमिशन देने से इनकार कर दिया और कहा कि हमने बुलाया तो था, लेकिन अब हमारा मूड चेंज है और हम IAEA को अपने यहाँ नहीं आने देंगे और ना ही अपनी किसी न्यूक्लियर साइट को चेक कराएंगे तब तक जब तक कि लेबनान के साथ कंप्लीटली सीज फायर नहीं हो जाता, जब तक हमारे सारे मसले सॉल्व नहीं हो जाते, तब तक हम चेक नहीं करवाने वाले। अब जैसे ये बात दोस्तों ईरान की तरफ से बोली गई, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकाना शुरू किया और कहा कि अगर IAEA को परमिशन नहीं मिलती है, IAEA वहां पे जाके चेक नहीं करता, तो हम सारी डील कैंसिल कर देंगे और ये जो टेम्पोररी सीज फायर हुआ है इसको हम रद्द कर देंगे। यानी एक तरह से फिर से धमकी देने वाली बात डोनाल्ड ट्रंप ने की। और हाल फिलहाल में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके बारे में अभी हम बताएंगे नहीं। अब ये प्लान क्या है इसके बारे में तो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन जो भाषाएं डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है इससे ये बात कंफर्म है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से जंग चाहता है। वो बात अलग की है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दे दिया। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सीनेट में और उनके कैबिनेट में एक मीटिंग हुई, वहां पर बाकायदा वोटिंग चली कि डोनाल्ड ट्रंप क्या ईरान के खिलाफ इस तरह से फिर से ऑपरेशन कर सकता है जिस हिसाब से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च हुई। अब ये सवाल जब वहां पे पूछा गया तो वहां पे वोटिंग हुई और वोटिंग होने के बाद पता है क्या हुआ, वोटिंग में 50 में से 48 लोगों ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को बिना कांग्रेस की परमिशन के अधिकार नहीं होगा कि वो ईरान के ऊपर कोई भी हमला कर सके।
यानी ये साफ तौर पे ये कहा जाए कि अब डोनाल्ड ट्रंप की पावर बिल्कुल सीमित कर दी गई है और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक हार है, चूंकि अब डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी ईरान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। खैर, इसी दौरान दोस्तों एक पत्रकार ने अब्बास अराची से पूछा कि आप एक बात बताइए, आप अमेरिका के साथ सीज फायर क्यों नहीं करते? यह सवाल पूछा उसने और ये पत्रकार अमेरिका से फंडेड था। घुमा के इसने फिर कहा कि जब सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में थी तो आपने खुद पहल क्यों नहीं की कि भाई हमको जितना डैमेज करना था हमने डैमेज कर दिया। इवन घुमा के ये भी कहा कि भाई आपको भी नुकसान हो रहा था तो आपने सीज फायर क्यों नहीं किया। इस पे अब्बास अराची का जवाब निकल के सामने आया कि भाई साहब, हम जो है ना, हम दुश्मन को वो सबक सिखाना चाहते थे जिसके बाद दुश्मन हमारे ऊपर हमला करने से पहले 1000 मर्तबा सोचे। और ये बयान जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दिया अब्बास अराची ने तो ये बयान अमेरिका में बड़ा पॉपुलर हो रहा है दोस्तों, और इस पे भी डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ما میگوییم آتش بس نمیخواهیم نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم، به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند، فهمیدند که با چه ملتی طرف هستند که در دفاع از خودش هیچ تردیدی نمیکنه و آمادگی داره که جنگ رو تا هر کجا که هست ادامه بده و به هر کجا که هست بکشه। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दरअसल आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो इजराइल है उसके 92% लोग ऐसे हैं जो ये बात मान रहे हैं कि ईरान के साथ जो जंग चली थी, इस जंग में इजराइल को हार का सामना करना पड़ा। अब खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वो बात तो अलग की है, लेकिन जब जनता ये मान ले कि भाई साहब हमें हार का सामना करना पड़ा, हमें बड़ा नुकसान हुआ, तो नेता भूख के क्या करेगा। जब जनता ही मान ली ये बात तो कि भाई हम हार गए हैं, तो ऐसे हाल में अब उस हार को छुपाने के लिए और उस हार की बेइज्जती को ओवरकम करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने एक खतरनाक प्लान बनाया है और इस प्लान का सारा फोकस वेस्ट बैंक पे होगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट बैंक में कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है। लेबनान पे हमला करते हैं तो हिजबुल्लाह इनको रेल देता है, इधर ईरान भड़क जाता है। गाजा में हमास है, हुतीस का ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे हाल में अब खबर निकल के सामने आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू का मास्टर प्लान ये है कि अब जो टारगेट होना है वो वेस्ट बैंक को होना है, ताकि वेस्ट बैंक में हम अपनी पूरी पावर से अटैक करें, उस जमीन को कब्जा करें और पूरी दुनिया में हमारा एक नैरेटिव सेट हो जाए कि भाई साहब इजराइल बड़ा ताकतवर है, देखो देश को कब्जा कर ले रहा। मतलब ईरान के साथ जो इनकी पिटाई हुई है उस पिटाई से निकलने के लिए अब ये वेस्ट बैंक को टारगेट करेंगे। यानी जो हाल गाजा का हुआ, अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो आप मेरी बात याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा कि सेम हाल वेस्ट बैंक का होगा, सेम हाल वेस्ट बैंक का होगा। ये बात आज प्रखर राजपूत आपके सामने भविष्यवाणी करके जा रहा है। खैर, इसी दौरान दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आज की हेडलाइन है वो ये है कि भारत ने एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है और ये एडवाइजरी ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए है कि अगर आप लोगों का कोई विशेष काम ना हो तो ईरान की यात्रा करने से बचें। साथ ही भारत ने यह भी कहा कि जो लोग ईरान में मौजूद हैं वो किसी सुरक्षित जगह पे चले जाएं। अब आप सोच के देखिए कि ऐसे ही कुछ वार्निंग जंग से पहले भी हुई थी, ऐसे ही कुछ वार्निंग रशिया यूक्रेन वार से पहले हुई थी, ऐसे ही कुछ वार्निंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे जब जंग चली तब हुई थी, और एक बार फिर से जब ईरान को लेके भारत ने ऐसे एडवाइजरी जारी की है तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि सब कुछ सामान्य है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर कुछ ऐसा खतरनाक प्लान बना रहे हैं जिसके बारे में अभी ईरान और पूरी दुनिया को जानकारी ना हो, लेकिन मोदी साहब की दोस्ती अच्छी है, तो ऐसे हाल में भारत सरकार को इसकी भनक लग गई हो और ऐसे हाल में भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की हो। ये खबर दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको ध्यान से समझिएगा। खैर, इसी दौरान एक और अपडेट आपको बताता हूं कि अमेरिका ने एक मास्टर प्रोजेक्ट तैयार करना था जिसका नाम था गोल्डन डोम। गोल्डन डोम की फाइनली टेस्टिंग हो गई है। पहला टेस्ट जो था वो सफलतापूर्वक हुआ है, यानी अब जो अमेरिका है वो गोल्डन डोम की छतरी में रहेगा। अब गोल्डन डोम का मतलब यही है कि ये बड़ी दूर तक अपने इंटरसेप्टर फेंकता है, इवन अंतरिक्ष से भी अगर कोई मिसाइल आ रही है तो उसको भी ये पकड़ लेगा, उसको भी ये मार के ख़त्म कर देगा, और ये अमेरिका की सुरक्षा में एक ज़बरदस्त इजाफा माना जा रहा। तो एक तरफ गोल्डन डोम की टेस्टिंग करना, दूसरी तरफ इजराइल का ये कहना कि भाई साहब हम बातचीत करेंगे नहीं ईरान से, ना ही जंग खत्म करेंगे, तीसरी तरफ बार बार अब फिर से अमेरिका का धमकी देना, चौथी तरफ बार बार डील में कोई ना कोई चेंजेस करना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका और इजराइल केवल और केवल टाइम मांगने की फिराक में थे कि एक बार फिर से हम अपनी ताकत को रिस्टोर कर लें ताकि आने वाले टाइम में हम अपनी ताकत की मदद से, अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट ऑपरेशन की मदद से ईरान पे तगड़ा हमला कर सकें?
खैर इसी दौरान दोस्तों एक और आपको अपडेट देता हूं, और ये अपडेट पूरे मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ा चुकी है। रॉयटर्स में न्यूज छपी है, हमारी भारतीय मीडिया में तो ये खबर नहीं छपी है, रॉयटर्स में न्यूज छपी है कि जो यूएई है वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा। अब भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी कितनी ताकत है बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस तबाह हुए हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है। और जब से ब्रह्मोस मिसाइल इतनी सटीकता से हमला करने में सक्षम हुई है, तब से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड भी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। अब खबर यह है कि यूएई भारत से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज कर सकता है। और जैसे ही ये बात निकल के सामने आई, सऊदी अरब सबसे ज्यादा नाराज है, क्योंकि सऊदी अरब का मेन जो डिफेंस इस समय है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास जो ताकत है वो मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। ये बात सुन के आपको ताज्जुब होगा, ईरान की बात अगर आप हटा दें तो पाकिस्तान एयरफोर्स और बाकी सेनाओं में पूरे मुस्लिम जगत में सबसे ऊपर है। और पाकिस्तान को ही जब भारत ने रेल दिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल से, और सेम मिसाइल जब यूएई खरीद रहा है, तो ऐसे हाल में सऊदी अरब बहुत बुरी तरीके से टेंशन में है, चूंकि उसको एक बात पता है कि अब पाकिस्तान उसे नहीं बचा पाएगा दुबई से, अगर उसकी जंग होती यूएई से होती है तो। लेकिन क्या यूएई ने जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको सऊदी अरब को मद्देनजर रख के खरीदा, या फिर ईरान को मद्देनजर रख के खरीदना शुरू किया है? यह सवाल अगर मैं आपसे पूछूंगा तो बहुत कम ऐसे बुद्धिमान होंगे जो यह बात समझ पाएंगे कि सऊदी ने तो कभी यूएई पे हमला किया ही नहीं था, मारा तो इसको ईरान ने था। और अगर यूएई ऐसे हथियार ले रहा है तो इसका मतलब आने वाले टाइम में क्या कोई खतरनाक प्लान ऐसा बन रहा है? क्या अमेरिका और इजराइल के बीच कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जिस खिचड़ी में नमक और हल्दी डालने का काम यूएई भी कर रहा, और उसको ये पता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा मामला हो सकता है कि जंग फिर से भड़के, और इसी वजह से यूएई अपनी ताकत में इजाफा कर रहा? वेल, इसका जवाब तो आने वाले वक्त में हमको मिलेगा। लेकिन ये अपडेट दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, चूंकि यूएई ऐसे मौके पे भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की सोच रहा है जिस मौके पे ईरान से उसकी कट्टर दुश्मनी है। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, या फिर यूं कहा जाए जो यूनाइटेड नेशन है, उसने इजराइल को बाइकआउट कर दिया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब यह खबर आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इजराइल उनका फादरलैंड है। अगर इजराइल के खिलाफ वो कोई खबर दिखा देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि यूएन ने इजराइल को इस वजह से बाइकआउट किया, इस वजह से ब्लैकलिस्टेड किया है, चूंकि जो यूएन है उसमें जांच पड़ताल की, उसने गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर जाके चेक किया, तो पता चला कि इजराइल जानबूझ के फिलिस्तीन की बच्चियों के साथ गलत काम करता था, जानबूझ के बच्चों को मारता था, ताकि जो आवाम, जो यूथ है, उसके अंदर इजराइल का इतना डर भर जाए कि वो गाजा और फिलिस्तीन से पलायन कर जाए। और बच्चों को, लड़कों को इसलिए मार रहा था ताकि वहां पे कोई युवा ना बचे। और ये चीज जब यूनाइटेड नेशन में प्रूफ हुई तो यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्टेड कर दिया। अब इजराइल का कोई भी एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन नहीं जा सकता। अब आप सोच के देखिए कि कायदे से कितनी बड़ी अपडेट थी, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया ने इस खबर को छुपा लिया। और यही नहीं, केवल ये खबर छुपाया, अगली खबर आप सुनिए। पाकिस्तान ने जैसे ही स्टेट ऑफ हार्मोज ओपन हुआ, जैसे हुआ, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उसमें लाख बुराइयां हैं, लेकिन आप सोचिए पाकिस्तान जिसको हम भिखमंगा, आटा नहीं है, खाने के लाले पड़े, ये तमाम शब्दों से उसको नवाजते हैं, उसी पाकिस्तान ने जैसे स्टेट ऑफ हार्मोज खुला, पेट्रोल के दाम उसने लगभग 74 रुपए कम कर दिए, डीजल के दाम 67 रुपए कम कर दिए। आप सोचिए भारत में पैसों में कम होता है, भारत में पैसों में कम होता है, इधर पाकिस्तान में रुपयों में कम हुआ है। अब आप सोच के देखिए कि भारत में तेल महंगा हुआ, गैस महंगा हुआ, क्यों? स्टेट ऑफ हार्मोज बंद था, भाई नहीं आ रहा था। हम भी मजबूरी समझते हैं कि अगर नहीं आ रहा था तो ठीक है, महंगा होगा, लाने में दिक्कत है। लेकिन जब स्टेट ऑफ हार्मोज खुल गया, इसके बावजूद भी अगर चीजें महंगी है तो क्या सरकार हमें नहीं लूट रही है? यह सवाल बड़ा सिंपल सा है कि यार पाकिस्तान जैसा देश, अच्छा यह खबर आपको गोदी मीडिया कहीं नहीं दिखाएगा। जब पाकिस्तान में तेल के दाम बढ़े थे तब गोदी मीडिया के क्या थंबनेल होते थे, आप एक बार देखें जरा। भिखमंगा पाकिस्तान, कंगला पाकिस्तान, पाकिस्तान पे फूटा फ्यूल बम, ये तमाम खबरें। लेकिन उसी पाकिस्तान ने जब तेल के दाम कम कर दिए तब गोदी मीडिया ने इस खबर को आपके सामने से छुपा लिया। और आपको कहां से पता चलेगा? 2-4 पत्रकार हैं जो सारी बातें बिना पक्षपात के करते हैं। आप सबके सपोर्ट से शायद मैं भी उनमें से एक हूं, और सारी चीजें आपको मैं बहुत डिटेल में बताता हूं। खैर इसी दौरान दोस्तों, भारत में मुसलमान अगर है तो आतंकवादी होगा, मुसलमान अगर है तो वो विलन होगा। इन तमाम तमगों से भारतीय मुसलमान को आए दिन नवाज दिया जाता है कि यार ये तो मुसलमान है। लेकिन मुसलमान इस देश में क्या करता है, आज उसकी पूरी सच्चाई आपको बताता हूं। हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब के इस्तीफे के लिए कांग्रेस जनता पार्टी जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रही है। बहुत इंटेंस लेवल पे प्रोटेस्ट है, हजारों की तादाद में वहां पे लोग बैठे हैं। अब कोई प्रोटेस्ट करने बैठा है, कोई नौजवान, कोई युवा है जो 3,000-4,000 रुपए अपने घर से पाता था, उसके बाद
तैयारी करता था, बाहर रह के पढ़ता था, वो प्रोटेस्ट पे बैठा है, तो खाने पीने की चीज़ें कहाँ से आएंगी? कहाँ से आएंगी? भाई कोई अमीर घर का बच्चा थोड़ी ना बैठा है, गरीब बैठा है। ऐसे हाल में खबर आपकी स्क्रीन पे है कि ये भाई साहब मोहम्मद जुनैद हैं, एक आतंकवादी हैं, मुल्ला है, मुसलमान है। ये बेचारे क्या करते हैं, इनकी आतंकवादी सोच देखिए, इनकी जिहादी मानसिकता देखिए कि जो बच्चा वहां पे भूखा बैठा है उसको ये खाना खिला रहे हैं यार, जिहाद फैला रहे हैं, मतलब खाना जिहाद कर रहे हैं। मैं आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भारत का मुसलमान अगर कोई भूखा है तो उसको खाना भी खिला रहा, और वहां पे बड़े लंबे चौड़े संगठन जो हिंदुओं को बचाने निकले थे, जो यूथ को बचाने निकले थे, जो देश को बचाने निकले थे, वो कोई आगे नहीं आया। आ कौन रहा? एक मुसलमान। अब चाहे इसको आप खाना जिहाद कह लें, और अगर ये जिहाद है तो मुझे खुशी है कि मेरे देश का मुसलमान जिहादी है, मुझे खुशी है, क्योंकि वहां पे जो बच्चा भूखा बैठा था उसके गले में, उसके हलक में जब निवाला डाला इस मुसलमान भाई ने, तो इस हिंदू भाई के मुंह से क्या निकला होगा पता है? भगवान तुम्हें खुश रखे भाई। तो ये दुआ कमाई है इस मुसलमान बच्चे ने, सोचिए आप। और ये इस देश की खूबसूरती है जिसको तोड़ने का काम खास पार्टियां करती हैं। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।